हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस एक बार फिर से हम मिल गए हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तो आइए मिलकर जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर जो है हम 25 यानी कि 25 जो एमसीक्यू है, और एमसीक्यू जो है स्पेशली किसके लिए, जीडी यानी कि जो एसएससी जीडी है आपका, ठीक है। और प्लस में जो आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, जो आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने जाओगे तो उनके लिए क्वेश्चन जो है वो आपके रहेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर रहेंगे आपके, ठीक है। स्क्रीन से आपको जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पेपर के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, और लास्ट में आप अपना रिजल्ट भी तय करेंगे कि आपका जो कितना क्वेश्चन है वो ठीक हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देरी हम नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है, of the unit mentioned in the option which one is the largest as compared to the others, ठीक है। यानी कि विकल्पों में उल्लेखित इकाइयों में कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ी जो यूनिट है आपको इनमें से बतानी है कौन सा जो यहाँ पर दिया गया है वो प्रीफिक्स सबसे बड़ा है, ठीक है। हेक्टो, डेका या फिर टेरा या फिर गीगा, ठीक है। हेक्टो, डेका या फिर टेरा या फिर गीगा। तो इसके लिए आपको मैंने एक क्लास के अंदर बताया हुआ था, ठीक है। आज मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो कुछ प्रीफिक्स है आपको याद रखने हैं, ठीक है। किस प्रकार से याद रखने हैं, देखिए कई बार आप लिखते हैं डेसी, और डेसी का मतलब क्या होता है, डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻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 ⁻
का मतलब होता है 10⁻⁻²। इसी प्रकार से आप लिखते हैं मिली, और मिली जो है इसका मतलब होता है 10⁻⁻3। इसी प्रकार से आप लिखते हैं माइक्रो, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। ठीक है। इसी प्रकार से आप लिखते हैं नैनो, और नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। इसी प्रकार से आप लिखते हैं पीको, पीको का मतलब है 10⁻12 यहाँ पर। इसी प्रकार से आप लिखते हैं फेम्टो या फर्मी। ठीक है, फेम्टो, फेम्टो का मतलब 10⁻15। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है माइनस की पावर जो है वो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। माइनस की पावर के अंदर जो नंबर है वो आपको याद रखने हैं। 10⁻15 को क्या बोलते हैं, कई बार सीधा क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से अगर प्लस की पावर की हम बात करें तो देखिए 10⁻1 अगर है तो इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेका। 10⁻, अगर 2 आपके पास है तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं हेक्टो। ठीक है। 10⁻3 है आपके पास तो उसको आप क्या बोलते हैं, किलो। ठीक है। इसके बाद अगर 10⁻6 आपके पास है तो इसको आप मेगा बोलते हैं, और अगर 10⁻9 आपके पास है तो इसको आप गीगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गीगा। इसी प्रकार से 10⁻12 अगर आपके पास है तो इसको आप बोलते हैं टेरा। क्या बोलते हैं जी, टेरा। इसी प्रकार से 10⁻15 अगर आपके पास है तो इसको आप बोलते हैं पेटा। ठीक है। 10⁻18 को क्या बोलते हैं, एक्सा बोलते हैं। ठीक है। यहां पर अगर आपके पास 10⁻−18 है, -18 अगर है तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप एटो। क्या बोलते हैं जी, एटो। और 10⁻18 अगर प्लस का है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सा बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रीफिक्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए हेक्टो की अगर बात करें तो ये क्या है, 10⁻2 को बोलते हैं। डेका की अगर बात करें 10⁻1 है ये। टेरा की बात करें तो 10⁻12 है, और अगर गीगा की बात करें तो ये 10⁻9। तो टेरा यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ा है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा, टेरा। ठीक है। टेरा यहाँ पर सबसे बड़ा है। ठीक है, जो कि आपको गिवन ऑप्शन के अंदर दिया गया है, हेक्टो, डेका, टेरा या फिर गीगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट बनाई गई है वो क्या है, ये क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया। देखिए अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स के अंदर टोटल जो है, अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर टोटल 7 जो है वो बेसिक यूनिट है जो कि अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए बनाई गई है। ठीक है। उन सातों का अगर जिक्र करें तो सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो किसके लिए आती है, मास के लिए। और मास के लिए जो यूनिट बनाई गई है एसआई वो क्या है, केजी। वो क्या है जी, केजी। दूसरी है यहाँ पर, दूसरी अगर मैं बात करूं तो दूसरी यहाँ पर है आपकी लेंथ। ठीक है। दूसरी क्या है यहाँ पर, लेंथ। और लेंथ में मेजर करने के लिए जो यूनिट आपकी बनाई गई है वो है मीटर। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी यहाँ पर क्वांटिटी की मैं बात करूं तो वो है जी टाइम। और टाइम को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाई गई है वो है सेकंड। इसी प्रकार से चौथी अगर क्वांटिटी की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर है टेम्परेचर। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर को यूनिट कर जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूनिट है आपके पास, एसआई जो यूनिट है, मैं सिर्फ एसआई यूनिट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो वो है केल्विन। वैसे टेम्परेचर की और बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस हो गया, या फिर आपका
फारेनहाइट हो गया, ठीक है। लेकिन केल्विन यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है, और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। ये लगा लीजिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है, लेकिन केल्विन होती है, ध्यान रखना है। चलिए पांचवी की अगर बात करें तो वो है आपकी इलेक्ट्रिक करंट। क्या है जी, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो यूनिट बनाई गई है वो है जी एम्पियर। क्या है जी, एम्पियर। अगले की बात करें तो छठे नंबर की जो क्वांटिटी है हमारे पास वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर बात करें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर बात करते हैं तो यूनिट क्या होती है इसकी, कैंडेला। और अगर साथ में बात करें तो वो होती है जी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होती है जी, एसआई यूनिट होती है जी इसकी मोल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, याद रखेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो आपको दिया गया है इसके अंदर आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, सही आंसर बनेगा। पदार्थ की मात्रा को मेजर करने के लिए जो ऐसा यूनिट बनाई गई है वो क्या है जी, वो है मोल। और ये 7 जो है हमारी, ये क्या है, बेसिक यूनिट है, ठीक है। यानी कि बेसिक यानी आप बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट जो है फिजिक्स के अंदर 7 ही आपके, सातों के सातों मैंने आपको बता दिया है, और अच्छे से क्या रखना है, ध्यान भी आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, हाउ मेनी माइक्रोन्स आर देयर इन अ मीटर। अब आपसे बात की जा रही है माइक्रोन्स की। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो पहला है हमारा उसके अंदर सारी वैसे बता रखी है, ठीक है। अगर माइक्रो की बात करें या माइक्रोन्स की बात करते हैं, आप माइक्रोन्स की बात करते हैं तो माइक्रोन्स का मतलब होता है 10⁻⁻6, 10⁻6। अगर यहाँ पर मीटर दिया गया है तो मीटर इसके आगे लगा दें, 10⁻6 मीटर को आप क्या बोलते हैं, माइक्रोन्स बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर 6 कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पर 3 और 2 5 है ये, और यहाँ पर क्या है 3 और 3 6, तो 10⁻, ये क्या है जी, 10⁻, हाउ मेनी माइक्रोन्स। माइक्रोन्स आपसे पूछा गया, देखिए उल्टा पूछा गया आपको, एक मीटर के अंदर माइक्रोन्स आपसे पूछा गया तो 10⁻ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10⁻ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर 1 मीटर की, तो 1 मीटर में जाए तो ये उल्टा यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। और क्या बन जाएगा, 10⁻6 माइक्रोन्स बन जाएगा। तो ये क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड के अंदर रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए सी ऑप्शन क्या है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन फिजिक्स व्हाट इज हबल कांस्टेंट। हबल जो कांस्टेंट है वो क्या होता है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, और सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको अच्छे से माइंड में रखने हैं। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आपको यहां से मिलने वाला है। चलिए तो ए ऑप्शन आपको दिया गया है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बी ऑप्शन आपको दिया गया है परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। सी ऑप्शन आपको दिया गया है यूनिट ऑफ मेजरमेंट व्हिच एक्सप्लेन्स द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। अगला ऑप्शन आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि हबल कांस्टेंट जो है वो कहां पर आप यूज करते हैं। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच एक्सप्लेन द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। जो आपकी गैलेक्सी है उसका विस्तार किस प्रकार से आपका हो रहा है, किस रेट से आपका हो रहा है, उसको मेजर करते टाइम जो है हबल कांस्टेंट का यूज किया जाता है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, which of the following physical quantity ऐसा यूनिट पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो सही तरह से मैच किया गया है और कौन सा, बाकी 3 जो है यहाँ पर गलत दिए गए हैं, एक जो है वो यहाँ पर सही दिया गया है। और आपको सही की पहचान करने की कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है, यानी कि कौन सा जो है यहाँ पर सुमेलित है, ठीक है। देखिए पावर की अगर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर किलोग्राम दी गई है। इंडक्टेंस की यूनिट जो है वो आपको ओम बताई गई है। कैपेसिटेंस जो है उसकी यूनिट आपको हेनरी बताई गई है। और फोर्स की यूनिट जो है वो यहाँ पर न्यूटन दी गई है। देखिए अगर ध्यान रखें, ध्यान से देखें, तो अगर पावर की मैं बात करूं तो पावर क्या होती है जी, पावर होती है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। और पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है जी, पावर की यूनिट होती है यहाँ पर वाट, ठीक है। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं इंडक्टेंस की, किसकी बात कर रहे हैं, इंडक्टेंस की अगर बात करें तो इंडक्टेंस जो है आपका उसकी यूनिट क्या होती है जी, हेनरी होती है। क्या होती है जी, हेनरी होती है। इंडक्टेंस होता क्या है,
ये किसी वायर की प्रॉपर्टी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं किसी कंडक्टर की या फिर किसी चालक का एक गुण होता है, जिसके कारण चालक जो है उसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा के चेंज होने का विरोध करता है। ठीक है, तो ये वो वाली प्रॉपर्टी है आपकी। तो इसकी यूनिट आपकी क्या है, इसकी यूनिट आपकी हेनरी। अगले की बात करें तो कैपेसिटेंस यहां पर जो दिया गया है, ठीक है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जो है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जी फेराड। क्या होती है जी, फेराड। और एक फेराड जो होता है वो होता है आपका एक कूलम पर वोल्ट। एक कूलम क्या होता है, पर वोल्ट। ध्यान में रखेंगे फेराड जो है वो कैपेसिटेंस की इकाई है आपकी। फेराड जो है वो यहाँ पर कैपेसिटेंस की इकाई है, यानी कि धारिता की इकाई है। इसी प्रकार से अगर बात करें, देखिए ये तीनों तो आपके करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि किलोग्राम जो आपकी होती है, किलोग्राम किसकी यूनिट होती है, किलोग्राम यूनिट होती है मास की। और यहां पर जो आपको ओम दिया गया है, ओम किसकी यूनिट होती है, जो ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट। किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। और यहां पर ये जो आपका हेनरी दिया गया है, देखिए हेनरी कंडक्टेंस की यूनिट है। हेनरी किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की। तो ये तीनों तो आपके करेक्टली मैच नहीं है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वो क्या है, करेक्टली मैच्ड है। क्योंकि फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है जी, न्यूटन होती है। और अगर न्यूटन की बात करते हैं, देखिए फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ये है जी न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ की अगर बात करें तो सेकंड लॉ है ये न्यूटन का, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, और यहां पर अगर बात करें तो एम की यूनिट क्या होती है जी, केजी होती है। मास है यहाँ पर एम, और ए क्या है, ए है यहाँ पर एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम न्यूटन की बात करें तो न्यूटन बराबर होता है आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन किसकी यूनिट है जी, न्यूटन आपके फोर्स की यूनिट है। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, याद रखेंगे। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के नाम पर जो है इस यूनिट का नाम रखा गया है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जितने भी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट बनाई गई है, उनका पहला लेटर जो है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। हमेशा आपको क्या रखना है, बड़ा रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे फोर्स जो है इसकी ऐसा यूनिट क्या है, आपकी न्यूटन है। और न्यूटन बराबर होता है जी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी क्या रखना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर बेसिक क्वांटिटी के टर्म में पूछा जाए कि फोर्स की यूनिट क्या है, तो क्या होगी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, एक जो नॉटिकल मील है वो किसके बराबर होता है। एक नॉटिकल मील जो है वो किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है। 2000 मीटर के बराबर होता है, 1852 मीटर, या फिर 1672 मिनट, या सॉरी मीटर, या फिर 2450 मीटर। तो कितने मीटर के बराबर। देखिए अगर मैं नॉटिकल मील की बात करूं, नॉटिकल मील और जो आपका सिंपल मील है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फर्क होता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर सीधा मील की बात करता है, सीधा क्या करता है, एक मील की बात करता है, तो सीधा अगर एक मील आपसे पूछा जाए तो वो बराबर होता है आपका 1609 मीटर। अप्रोक्सीमेटली 1609 मीटर के बराबर होता है आपका एक मील। लेकिन यहां पर बात है नॉटिकल मील की। तो नॉटिकल मील अगर आपसे पूछा जाए, एक नॉटिकल मील की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए, नॉटिकल मील, तो नॉटिकल मील की अगर वैल्यू आपसे पूछी जाए तो वो होती है जी 1852 मीटर आपकी। ठीक है, 1852 मीटर आपकी। तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका जो समुद्री जो नेविगेशन है उसके अंदर आपका यूज किया जाता है नॉटिकल मील। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। इसी तरह से कई बार आपसे और बहुत सारे यूनिट के बारे में पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक मीटर के अंदर कितने फीट होते हैं, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि एक मीटर के अंदर। ये आपकी बेसिक जानकारी है जो कि आपको पता भी होनी चाहिए। एक मीटर के अंदर अगर फीट की बात करें तो 3.28 जो फुट है वो एक मीटर के अंदर आपके होते हैं। और ये तो आपको पता है कि एक फुट के अंदर जो इंच है वो कितने होते हैं आपके, 12 इंच जो है वो एक फुट के अंदर होते हैं। ये भी क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक चीज और है आपकी है यार्ड। ठीक है, एक यार्ड की अगर बात करें तो एक यार्ड जो है वो बराबर होता है आपका 0.91 मीटर के, 0.91 मीटर के। यानी कि यार्ड जो है वो एक बड़ी इकाई है आपकी, और मीटर जो है वो एक क्या है, छोटी इकाई है। लेकिन ध्यान रखेंगे, इतना भी ध्यान रखेंगे कि लेंथ की जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है, लेंथ जो आपकी है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट की अगर बात करें तो वो क्या होती है, वो आपकी मीटर होती है। ठीक है, तो ये भी क्या रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड के अंदर रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको बी ऑप्शन से मिल रहा है, 1852 मीटर, 1852 मीटर। ठीक है,
1852 मीटर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एक अगर बात करूं, एक नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील पर हावर इसको एक कैनोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक कनोट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये कनोट जो है, देखिए यहां पर ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम किया है हमने, तो ये यूनिट है आपकी स्पीड की। किसकी यूनिट है जी? स्पीड की। और ध्यान रखेंगे कनोट जो है वो आपकी स्पीड की यूनिट होती है, जिसका यूज जो है वो जैसे समुद्र है आपका, ठीक है, जो नेवी के अंदर जो है वो आपका यूज किया जाता है कनोट का। ठीक है, तो अच्छे से क्या रखेंगे? माइंड के अंदर रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following quantity is measured using a torsion balance? टॉर्शन बैलेंस का यूज करके कौन सी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है? टॉर्शन बैलेंस की अगर मैं बात करूं, टॉर्शन बैलेंस की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो इन्वेंशन है वो किसने किया था? इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने, यानी कि कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में आप पढ़ते हैं। कूलम जो साइंटिस्ट थे आपके, उन्होंने बनाया था टॉर्शन बैलेंस नाम का इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, कूलम जो है उन्होंने किया था इजाद। और कूलम ने एक लॉ भी दिया था आपका, जिसको आप बोलते हैं, अगर कूलम्स लॉ की मैं बात करूं, कूलम्स लॉ की मैं बात करूं, तो ये आपका होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसको आप इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, दो चार्जेस के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको निकालना है, तो फॉर्मूला आप कौन सा लगाते हैं? ये वाला लगाते हैं। ध्यान रखेंगे टॉर्शन बैलेंस से क्या मेजर करते हैं, फिर आप ध्यान रखेंगे कि किसको मेजर करते हैं? फोर्स को मेजर किया जाता है। जी, डी ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। टॉर्शन बैलेंस जो है उससे आप फोर्स को मेजर करते हैं। वैसे टॉर्शन बैलेंस से आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसको भी मेजर कर सकते हैं। जनरली ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उसको मेजर किया जाता है टॉर्शन बैलेंस से। इसके अलावा जो आपके स्मॉल फोर्सेस होते हैं उनको भी आप मेजर कर सकते हैं टॉर्शन बैलेंस से। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे? माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर टॉर्शन बैलेंस जो है वो आपका डायग्राम जो है वो आपको दिखाया गया है टॉर्शन बैलेंस का। ठीक है, डायग्राम जो है वो यहां पर दिखाया गया है, ये जो है डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? केपलर्स फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ। देखिए केपलर का जो पहला नियम है उसको किसका नियम कहा जाता है? केपलर जो थे, केपलर अगर मैं बात करूं, तो केपलर ने क्या किया था? केपलर ने प्लानिटरी मोशन के लॉ दिए थे। ठीक है, यानी कि जो ग्रह है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनके जो लॉज है वो किसने दिए थे? वो दिए थे केपलर ने। ठीक है, और वो क्या क्या लॉ थे आपके? केपलर ने बेसिकली तीन लॉ यहां पर दिए हैं, तीन नियम जो हैं, तीन लॉ जो है वो केपलर ने दिए हैं। कौन सा लॉ दिया है? देखिए ध्यान रखेंगे, केपलर का एक तो पहला नियम था। ठीक है, फर्स्ट लॉ की अगर बात करें तो फर्स्ट लॉ को बोलते हैं द लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? द लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो ऑर्बिट का लॉ जो है इसको बोलते हैं। और इसके अकॉर्डिंग केपलर ने ये कहा था कि जो आपके प्लेनेट है, ठीक है, वो सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व नहीं करते, जबकि उनका पाथ कैसा है? उनका पाथ है इलिप्टिकल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि इलिप्टिकल जो पाथ है उसके अंदर क्या करते हैं? वो मूव करते हैं। तो फर्स्ट लॉ जो है वो संबंधित है आपका इलिप्स से। किससे संबंधित है जी? इलिप्स से। ये जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेकंड लॉ की, ठीक है, दूसरा जो है केपलर का जो दूसरा नियम है उसको बोलते हैं द लॉ ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, द लॉ ऑफ इक्वल एरिया, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। अब ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जब आपका कोई प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका सन है और सन के चारों ओर जो है ये कोई आपका ग्रह जो है, ये आपका ग्रह है कोई जो कि रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक सेकंड के अंदर ये ग्रह जो है यहां से मान लीजिए कि एक सेकंड के अंदर ये ग्रह जो है वो यहां से, मान लीजिए एक सेकंड के अंदर ये ग्रह जो है वो यहां से कहां आ गया? यहां आ गया। ठीक है, तो एक्चुअल में उसने एरिया जो कवर किया ना, वो ये वाला एरिया कवर किया। एरिया कौन सा कवर किया? ये वाला एरिया उसने क्या कर दिया? कवर कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से जब वो सन के नजदीक आएगा तो मान लीजिए कि एक सेकंड में वो यहां से यहां तक मूव कर गया। ठीक है, यहां से यहां तक मूव कर गया, तो ये एरिया उसने कवर किया। अब केपलर ने कहा कि ये दोनों एरिया जो है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं A1 और इसको मैं बोलता हूं A2।
ये दोनों एरिया जो है वो क्या रहेंगे, A1 बराबर क्या रहेगा, A2 रहेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। और इस नियम से ही हम ये बता सकते हैं कि ग्रह जब आपका सन से दूर होता है, यानी कि सन से जब कोई प्लैनेट दूरतम स्थित होता है, यानी कि सन से जितना ज्यादा दूर होता है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो उतनी क्या होती है, कम होती है। जबकि सन के नजदीक अगर प्लैनेट होता है आपका, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है, क्योंकि एरिया ज्यादा कवर करना पड़ जाएगा उसको, ठीक है। ज्यादा ज्यादा अगर मूव करेगा तभी वो एरिया इक्वल कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जब आपका प्लैनेट दूर होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। और जब आपका प्लैनेट नजदीक आ जाता है सन की, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और मैथमेटिकली आप इस लो को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। डी ए इज इक्वल डी ए डिवाइड बाई डी टी, यानी कि रेट चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से भी आप मैथमेटिकली इस लो को लिख सकते हैं। चलिए तीसरे की अगर बात करूं मैं, तीसरा लो जो है केपलर का वो क्या था, तीसरे लो की अगर बात करते हैं तो तीसरा लो क्या है जी, तीसरा लो कहता है आपका थर्ड लो। थर्ड लो क्या कहता है, द लॉ ऑफ पीरियड्स। थर्ड लो क्या है आपका, द लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है। द लॉ ऑफ पीरियड्स ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो टी का स्क्वायर है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर की क्यूब के, ठीक है। यानी कि यहां पर टी क्या है, टी है आपका टाइम पीरियड, टी क्या है यहां पर, टाइम पीरियड, कि एक चक्कर लगाने में ग्रह को कितना टाइम लगता है, एक सूर्य की परिक्रमा करने में ग्रह को कितना टाइम लगता है। और आर यहां पर क्या होता है, आर यहां पर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड दैट प्लैनेट, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस उस प्लैनेट और सन के बीच का क्या है, डिस्टेंस है ये आर। तो टी का स्क्वायर जो है वो आर की क्यूब की क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ये भी क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे, ये क्या रखेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए ऑप्शन से आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ की हीट है, जो अर्थ की उष्मा है, उससे जो आपको ऊर्जा प्राप्त होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए अर्थ की अगर बात करें तो अर्थ की ऊर्जा से आपको सोलर एनर्जी तो प्राप्त होने नहीं वाली है, ठीक है। अगर बायोगैस की बात करें तो बायोगैस भी आपकी प्राप्त नहीं होने वाली है वहां से, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें, टाइडल एनर्जी की बात करें तो देखिए टाइडल एनर्जी जो है वो आपको मिलती है समुद्र से, ठीक है। कहां से मिलती है, समुद्र से आपको मिलती है। जबकि जियोथर्मल एनर्जी, जैसा कि नाम ही बता रहा है, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जो है वो आपको प्राप्त होती है किससे, अर्थ से। कहां से प्राप्त होती है, आपको अर्थ से प्राप्त होती है। जियोथर्मल जो एनर्जी है वो आपको अर्थ से क्या होती है, प्राप्त होती है। जबकि सौर ऊर्जा जो है, सोलर एनर्जी जो है वो आपको पता है कि सन से प्राप्त होती है आपको, ठीक है। सोलर एनर्जी जो है वो सन से प्राप्त होती है। और अगर ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ये प्राप्त होती है आपको समुद्र से। कहां से प्राप्त होती है, समुद्र से। जहां पर ज्वार भाटा जब आता है, ठीक है, तो उस टाइम जो है वो आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं आप, टाइडल एनर्जी या फिर क्या बोलते हैं, ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। और ज्वारीय, कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा आता है उसका मुख्य कारण जो है वो क्या है, तो मुख्य कारण है उसका सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सन और मून का, ठीक है, सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ज्वार भाटा आने का कारण है, ठीक है। तो ये भी क्या रखेंगे, साथ में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। If the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, the speed of light in material with refractive index 2.0 would be, यानी कि आपको दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर के अंदर लाइट की स्पीड जो है वो आपको दी गई है, कितनी होती है, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड होती है। वैसे एग्जैक्टली इतनी नहीं होती है, थोड़ी सी कम होती है, 2.999 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड ऐसा कुछ होता है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम इतना ही मान के चलते हैं कि 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या मान लेते हैं कि वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड और एयर के अंदर लाइट की स्पीड लगभग क्या मान के चलते हैं, बराबर मान के चलते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन के अंदर जब दिया गया है तो अपने को मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि लाइट की स्पीड जो एयर के अंदर है वो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड है। तो आपको उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड बतानी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0 है। अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आपको देखने को मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो भी आपको स्पीड दी गई 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो जो भी ये आंसर आपका आएगा, ठीक है, वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम,
ठीक है। ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए आपके सामने और आपको किसी मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड पूछता है, तो किसी मीडियम के अंदर अगर आपको लाइट की स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम अगर आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सी डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सी डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यहां पर सी क्या है, यहां पर सी है स्पीड ऑफ लाइट। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है वैसे तो, ठीक है, इन वैक्यूम होती है वैसे तो, लेकिन आप एयर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एयर दिया गया है तो आप एयर भी मान सकते हैं, ठीक है। और ये कितनी होती है, ये सी की वैल्यू जो है वो आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये फॉर्मूला जो है आप लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी गई है, डिवाइड बाय 2.0 यानी कि 2 करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 1.5 के ऊपर, तो क्या होगा यहाँ पर 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये जो है आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहां पर देखिए डी ऑप्शन जो है वो क्या बनेगा, आपका राइट आंसर बनेगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर Which of the following is an example of gravitational potential energy? कौन सा जो है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है, कौन सा जो है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल है। ध्यान रखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती है हाइट के कारण। किसके कारण आती है? ये जो एनर्जी है वो किसके कारण आती है? आपकी हाइट के कारण आती है। यानी कि हाइट के कारण किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एनर्जी आएगी उसको आप क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। यानी कि अर्थ का जो सरफेस है उससे कितना कोई चीज ऊपर रखी हुई है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, एनर्जी होगी, और उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो किसके कारण आती है? हाइट के कारण। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके लिए फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, ठीक है, अगर फॉर्मूला लिखे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वो होता है आपका mgh। क्या आता है? mgh। h यहां पर क्या है? h यहां पर हाइट है, अर्थ सरफेस से कितना ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर मूविंग कार के, अगर कोई मूविंग चीज है, कोई मोशन वाली चीज है, यानी कि कोई चीज अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर, मूव करती चीज के अंदर कौन सी होती है? तो उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला अगर आप लिखे तो वो होता है हाफ mv², हाफ mv², ठीक है। तो मूव करती चीज के अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। जबकि अगर कोई चीज हाइट पे रखी गई है तो उसके अंदर क्या होगी? उसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर देखिए मूविंग कार, इसके अंदर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन, यानी कि बुलेट को जब गन से फायर कर दिया गया तो इसके अंदर क्या होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। वाटर दैट इज बिहाइंड अ डैम, यानी कि पानी में जो बांध होता है, देखिए पानी के अंदर जो बांध आपके बनाए जाते हैं काफी ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होगी? इसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी। गेंद को लात मार रहा पैर, यानी कि फुट किकिंग अ बॉल, जब आप किसी बॉल को किक करते हैं तो आपके पैर के अंदर कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी होती है जी? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ध्यान रखेंगे जो आपके 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, जबकि सी वाला जो ऑप्शन हमें दिया गया है, वाटर दैट इज बिहाइंड अ डैम, यानी कि पानी जो बांध में है उसके अंदर कौन सी होगी? उसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके अंदर कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? With which of the following type of fuels is the device name टोकामक एसोसिएटेड, यानी कि टोकामक नामक उपकरण जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे टोकामक जो यंत्र है आपका वो आपको रिलेट करता है एटॉमिक फ्यूल से। किससे रिलेट करता है? आपका एटॉमिक फ्यूल से। टोकामक नाम का जो आपका इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर जो विखंडन, नाभिकीय विखंडन होता है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय विखंडन रिएक्शन इसके अंदर होती है, ठीक है। और यहां से क्या मिलती है आपको? यहां से आपको एनर्जी मिलती है, जिस एनर्जी का आप यूज कर लेते हैं फर्दर टरबाइन को घुमाने के लिए,
ठीक है, यानी कि जो पानी का स्टीम बनाने के लिए उस एनर्जी का यूज करते हैं, और स्टीम क्या करती है, स्टीम आपकी टरबाइन को घुमाती है, और टरबाइन के घूमने से आपको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, क्या मिलती है आपको, बिजली मिलती है। ठीक है, तो ये टोकामक नामक जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, जो आपका उपकरण है, ये संबंध बनाता है आपका एटॉमिक फ्यूल से। किससे संबंध बनाता है, एटॉमिक फ्यूल से। ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और एटॉमिक फ्यूल के अंदर जो सबसे अच्छा एटॉमिक फ्यूल है वो क्या है, वो है आपका यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो फ्यूल आपके यूज किए जाते हैं वो कौन सा होता है, यूरेनियम 235, यानी कि यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है एटॉमिक फ्यूल के रूप में। तो अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, यहां पर आपको आंसर जो है वो मिल गया वैसे, एटॉमिक फ्यूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, व्हाट इज द रेट एट विच अ वेव मूव्स थ्रू द वाटर एंड मेजर इन कैनोट्स। यानी कि देखिए कैनोट्स मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास नॉटिकल मील का। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एक नॉटिकल मील, ठीक है, एक नॉटिकल मील जो है, नॉटिकल मील पर हावर, ठीक है, नॉटिकल मील पर हावर, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं एक कैनोट। और अगर मैं बात करूं, देखिए नॉटिकल मील की अगर बात करें तो ये क्या है, ये आपकी कोई डिस्टेंस है, और डिस्टेंस डिवाइड बाय यहां पर क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये क्या है, ये आपकी होती है स्पीड। ठीक है, तो स्पीड को मेजर करने के लिए आपके पास यूनिट क्या है, कनॉट है। ठीक है, तो यहाँ क्या ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है वेव स्पीड। क्या दिया गया है, वेव स्पीड। तो ये डी ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि तरंग गति, यानी कि तरंग गति। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वो क्या चीज है, वो है आपकी तरंग गति, यानी कि वेव स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे और पीछे, आगे और पीछे मोशन जो है उसको आप क्या बोलते हैं, आगे पीछे जो गति है उसको आप क्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी मेन पोजीशन है, इससे आप आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, तो इस गति को आप क्या बोलते हैं, आप एक अक्षेप बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, स्विंग बोलते हैं, या फिर कंपन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ जो आपका मोशन होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं वाइब्रेशन, यानी कि कंपन। क्या बोलते हैं जी, कंपन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वाइब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड के अंदर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैंक स्पेस आपको यहां पर दिया गया, रिसीव द वेरी फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1901 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। यानी कि एक्सरेज की डिस्कवरी के लिए 1901 के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। उस साइंटिस्ट का आपको नाम बताना है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा आपको ये बताना है कि एक्सरे का डिस्कवरी जो है वो किसने किया था, एक्सरे की डिस्कवरी जो है वो किसने की थी, ये आपको सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो एक्सरेज की डिस्कवरी अगर मैं बात करूं, देखिए ये आपको सारे के सारे जो है वो अच्छे से माइंड के अंदर रखनी है, अच्छे से क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अगर मैं बात करूं ये जो पैटर्न है आपका, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं गामा की, ठीक है, गामा की बात करें, या फिर बात करें हम एक्सरे की, या फिर हम बात करें यूवी रेज की, ठीक है, यूवी रेज, या फिर हम बात करें लाइट की, या लाइट, या इसको आप विजुअल रीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजुअल रीजन भी बोलते हैं। या फिर मैं बात करूं इंफ्रारेड की, या फिर मैं बात करूं माइक्रोवेव की, और या फिर मैं बात करूं रेडियो वेव की। किसकी बात करूं, रेडियो वेव की। ठीक है, तो सबकी डिस्कवरी जो है वो आपको ध्यान रखनी है, सबकी डिस्कवरी जो है अच्छे से माइंड में रखनी है। गामा रेज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो ये थे आपके पॉल विलार्ड। ठीक है, क्या थे, पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड ने डिस्कवर किया था गामा रेज को। अगर एक्सरे की बात करें तो एक्सरे यहां पर देखिए आपको ऑप्शन के अंदर दिया गया है विलियम रोंटगन। विलियम रोंटगन जो है उसने डिस्कवर की थी एक्सरे की, और इसी के लिए उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। तो ध्यान रखेंगे विलियम जो रोंटगन है, ठीक है, विलियम रोंटगन जो है
इन्होंने डिस्कवर किया था एक्सरे को, ठीक है। अगर यूवी की बात करें, यूवी की बात करें तो यूवी को डिस्कवर किया था विलियम रीटर ने। किसने डिस्कवर किया था? रीटर ने। आप अगर रीटर भी याद रख लेंगे तो भी क्या चल जाएगा, आपका काम चल जाएगा। पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन के अंदर ये नाम जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। अगर लाइट की डिस्कवरी की बात करें तो लाइट को डिस्कवर किया था हमारे प्यारे न्यूटन था, ठीक है। न्यूटन ने डिस्कवर किया था लाइट को। और सबसे पहले जो लाइट का एक फिनोमिना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एक आप पढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट के बारे में। यानी कि अगर आप स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ रहे हैं लाइट के, तो उसकी डिस्कवरी भी किसने की थी? न्यूटन ने ही की थी। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। अच्छा, इंफ्रारेड की अगर बात करें तो इंफ्रारेड को डिस्कवर किया था विलियम हर्सल ने। तो हर्सल अगर आप याद रख लेंगे तो हर्सल से आपका क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा, हर्सल, ठीक है। माइक्रोवेव की अगर बात करूं तो माइक्रोवेव को डिस्कवर किया था स्पेंसर ने। किसने डिस्कवर किया था? स्पेंसर ने। तो ये भी क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। और अगर रेडियो वेव की मैं बात करूं तो रेडियो वेव के बारे में जो साइंटिस्ट है वो आप हर्ट्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था रेडियो वेव को। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे की सारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनकी डिस्कवरी भी क्या रखेंगे, अच्छे से माइंड में रखेंगे। अच्छा, एक चीज और है जो आपको यहाँ पर माइंड में रखनी है, एनर्जी, ठीक है। क्या ध्यान रखनी है? एनर्जी। सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है, मैक्सिमम जो एनर्जी होती है, मैक्सिमम एनर्जी की अगर बात करें तो वो किसके पास होती है? वो होती है गामा रेज के पास। और मिनिमम एनर्जी की अगर बात करें तो मिनिमम जो एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी वो होती है जी रेडियो वेव के पास, ठीक है। और ऊपर से जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो एनर्जी जो है वो डिक्रीज करती रहती है, डिक्रीज करती जाएगी। यानी कि सबसे ज्यादा गामा की, उससे कम एक्सरे की, उससे कम यूवी की, उससे कम लाइट की, उससे कम इंफ्रारेड की, उससे कम माइक्रोवेव की, और उससे सबसे कम किसकी होती है? रेडियो वेव की होती है, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो आपका इनका जो वेवलेंथ का पैटर्न है या फिर फ्रीक्वेंसी का पैटर्न है वो भी क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एफ की अगर बात करें तो एफ मैक्सिमम जो होती है वो किसकी होती है? गामा की होती है। और लेमडा, लेमडा से बोलते हैं वेवलेंथ, और वेवलेंथ जो है मिनिमम सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? तो वो आपकी होती है गामा की। यहां पर अगर रेडियो वेव की बात करें तो जो लेमडा है वो रेडियो वेव का क्या होता है? मैक्सिमम होता है, यानी कि वेवलेंथ, यानी कि क्या होती है? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? लेमडा की मैक्सिमम होती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है? वो आपकी मिनिमम होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे। क्वेश्चन जो है आपका उसका आंसर क्या है? विलियम ब्रोंटजन है आपका, ठीक है। ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज, सोलेनोइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बताना है कि क्या रहता है सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ध्यान रखें कि सोलेनोइड उसी प्रकार से बिहेव करता है आपका जिस प्रकार से एक बार मैग्नेट बिहेव करता है। यानी कि एक जो परमानेंट बार मैग्नेट होता है उसका जिस तरह का बिहेव होता है सेम टू सेम उसी तरह का बिहेव करता है आपका सोलेनोइड, ठीक है। अब सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड एक तार का इस तरह का गुच्छा होता है, ठीक है। इस तरह का जो है वो तार से एक इस तरह का गुच्छा बनाया जाता है। इसी चीज को आप क्या बोलते हैं? सोलेनोइड बोलते हैं, ठीक है। और सोलेनोइड के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस प्रकार से आपका रहता है, जैसे एक बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहता है। एक बार मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो इस प्रकार से आपका रहता है, ठीक है। और सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा? इसी प्रकार से आपका रहता है, ठीक है। और पूरे सोलेनोइड के अंदर अंदर की अगर बात करें तो पूरे इनसाइड की, क्योंकि क्वेश्चन हमसे इनसाइड का पूछा है, तो इनसाइड के अंदर जो सोलेनोइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या रहता है? वो हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। यानी कि इस पॉइंट पे चाहे आप चेक करो, चाहे इस पॉइंट पे आप चेक करें, चाहे इस पॉइंट पे आप चेक करें, सारी जगह क्या मिलेगा आपको? बराबर मिलेगा, यानी कि यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। डी ऑप्शन क्या है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा अगर फॉर्मूला आप देखें तो सोलेनोइड के अंदर अगर सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का अगर निकालना है आपको तो उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू एन इंटू में आई। म्यू एन इंटू में आई। यहां पर म्यू क्या है? म्यू यहां पर कांस्टेंट है। एन की बात करें तो एन है नंबर ऑफ टर्न्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो आपको टर्न्स दी गई ये कितने टर्न्स है? यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स। और आई यहां पर क्या है? आई यहां पर है इलेक्ट्रिक करंट कितना चल रहा है इस वायर के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। फॉर्मूला वैसे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला आपसे कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम वैसा ही होता है जैसा एक बार मैग्नेट का होता है।
और पूरे सोलेनोइड के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ये क्या रखेंगे अच्छे से माइंड में आप रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसका टोटल चार्ज कितना होता है। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर बात करें तो दो जो अपोजिट चार्ज हैं, एक मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, एक मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, इनको थोड़े से डिस्टेंस पे आपने रख दिया, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मैं मान के चलता हूं कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, बीच का डिस्टेंस आप ए भी ले सकते हैं, वैसे 2a लेके चलते हैं, वैसे क्या लेके चलते हैं 2a लेके चलते हैं, जनरली 2a लेके चलते हैं, ठीक है। तो वो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है आपका, ठीक है। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल का मतलब दो पोल है जिसके अंदर अलग अलग, जिसके अंदर दो क्या है पोल है, एक यहाँ पर ये पोल हो गया नेगेटिव चार्ज का, एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का ये पोल हो गया, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक डायपोल आपका। और इसका टोटल चार्ज आपसे पूछा गया, तो देखिए जितना आपका पॉजिटिव चार्ज है उतना ही आपका क्या है नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा आपका, जीरो होगा। वो क्या होगा यहाँ पर जीरो होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। यानी कि विद्युत द्विध्रुवी जो है उसका कुल आवेश कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, और वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, वेबर पर सेकंड जो है वो किसके बराबर यहाँ पर होता है, वोल्ट के बराबर होता है, कूलम के बराबर होता है, ओम के बराबर होता है, या फिर एम्पियर के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर जो है वो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि एम्पियर, एम्पियर की अगर बात करें, देखिए एम्पियर की अगर मैं बात करता हूं तो एम्पियर यहां पर यूनिट होती है, एम्पियर की अगर बात करें तो एम्पियर यहां पर यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की, किसकी यूनिट होती है जी, इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। एम्पियर, ओम, कूलम और वोल्ट। एम्पियर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर जो है वो एक आपकी बेसिक यूनिट भी है, ये भी क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे, एम्पियर जो है वो यहाँ पर एक बेसिक यूनिट भी है। मैंने क्वेश्चन जो हमें सेकंड क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 7 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो कि फंडामेंटल है, जो कि बेसिक क्वांटिटीज हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट एक थी, ठीक है। इसके बाद अगर ओम की बात करें तो ओम यूनिट होती है आपकी रेजिस्टेंस की, किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की। इसके अलावा कूलम की बात करें तो कूलम किसकी यूनिट होती है, तो कूलम यूनिट होती है आपकी चार्ज की। इसके अलावा वोल्ट की बात करें तो वोल्ट यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। और यहां पर जो आपको दिया गया है वेबर पर सेकंड, वेबर पर सेकंड की बात करें तो वेबर पर सेकंड जो है, वेबर पर सेकंड, इसको भी क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, वोल्ट बोलते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, वेबर जो है वो यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया से पास करती है आपका, उसी को क्या बोलते हैं आप, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और उसी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है आपकी, वेबर होती है, ठीक है। तो ये भी क्या रखेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए अगर मैं पर्टिकुलर एरिया की, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इस एरिया की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस एरिया के अंदर जितनी ये लाइन जाएंगी उतनी लाइन तो बाहर भी निकल रही है ना, इससे उतनी लाइन क्या निकल रही है, इससे बाहर भी निकल रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी ये आ जाए कि अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स, तो पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इनसाइड, इनसाइड कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। ये भी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जितनी आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेगी उतनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर भी निकल जाएंगे आपकी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इनसाइड कंडक्टर जीरो होगा, इनसाइड कंडक्टर क्या होगा, जीरो। तो यहां पर जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन ए से, आपका आंसर मिल रहा है वोल्ट। वोल्ट बराबर होता है वेबर पर सेकंड, बराबर होता है वोल्ट के, ठीक है। तो ये क्या रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। और वोल्ट किसकी यूनिट है ये भी ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि विभवांतर की, किसकी, विभवांतर की। कूलम किसकी यूनिट है, तो चार्ज की यानी कि आवेश की। रेजिस्टेंस की है ओम, यानी कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
फुलमिनोलॉजी। फुलमिनोलॉजी जो है वो किसके अध्ययन से संबंधित है? फुलमिनोलॉजी जो है वो किसके अध्ययन से संबंधित है? आपकी ये आपको बताना है, वल्कनी से या फिर लाइटनिंग से या फिर नेचुरल गैसेस से या फिर एटमॉस्फेयर से। ये जो है ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी किसी लॉजी के बारे में पूछ लिया, कभी किसी लॉजी के बारे में। लॉजी का मतलब है स्टडी, लॉजी का मतलब क्या है? टू स्टडी, यानी कि स्टडी करना किस चीज की, ठीक है। और जो आपको फिनोमेनोलॉजी यहाँ पर दिया गया है ये है आपकी स्टडी ऑफ लाइटनिंग, यानी कि आकाशीय बिजली का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, आकाशीय बिजली जो है, आपने बिजली चमकते हुए देखी है, बिजली चमकती है जो उसका अध्ययन आप करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको फिनोमेनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ये स्टडी जो है जैसे आपका ऑन्कोलॉजी हो गया, जैसे आपका न्यूरोलॉजी हो गया, ठीक है, जैसे आपका कार्डियोलॉजी हो गया, तो ये स्टडी के बारे में क्या रखेंगे आप? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इनके बारे में आप अलग से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन्कोलॉजी हो गया, तो ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ऑन्कोलॉजी अध्ययन होता है किसका? ऑन्कोजीन्स का, यानी कि जो कैंसर सेल्स होती है उनका अध्ययन क्या होता है? ऑन्कोलॉजी। ऐसे ही कार्डियोलॉजी, देखिए कार्डियोलॉजी जहां पर हार्ट आपका नाम आता है, ठीक है, जहां पर हार्ट से रिलेटेड आपका आता है कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी आपका हार्ट का अध्ययन है, यानी कि जो हृदय है उसकी स्टडी करना। इसके अलावा जैसे आपका मान लीजिए कि आ रहा है न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी के अंदर आप न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं की स्टडी करते हैं, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है, ब्रेन की स्टडी करते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये जो लॉजीज है इनके बारे में आप क्या रखेंगे? अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के पेपर के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एसोसिएटेड विद डायप्टर? डायप्टर जो है वो यहाँ पर किससे संबंध बिठाता है, ठीक है, डायप्टर जो है यहाँ पर किससे संबंध यहाँ पर बिठाता है? यूरोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी या फिर ऑन्कोलॉजी? देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया कि ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी बेसिकली किसका अध्ययन होता है? ऑन्कोलॉजी में अंदर आप ऑन्कोजीन्स की स्टडी करते हैं। ऑन्कोजीन्स का मतलब यहाँ पर कैंसर सेल से है, कैंसर सेल के अध्ययन को आप क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ऐसे ही आपकी न्यूरोलॉजी है, यानी कि न्यूरॉन्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर आप अध्ययन करते हैं आंखों का, ठीक है, आंखों के जो डिफेक्ट्स आपके होते हैं उनके अध्ययन को आप क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। और जो आंखों के अंदर लेंस होता है, और लेंस की जो पावर है, लेंस की जो पावर होती है उसकी जो यूनिट होती है, पावर की जो लेंस की पावर है, यानी कि ऑप्टिकल जो पावर है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? यहाँ पर डायप्टर होती है। तो डायप्टर इनडायरेक्टली अध्ययन बिठाएगा आपका किससे? ऑप्थेल्मोलॉजी से। किससे बिठाएगा? ऑप्थेल्मोलॉजी से। तो ध्यान रखेंगे या अच्छे से क्या रखेंगे, याद रखेंगे। यूरोलॉजी, यूरोलॉजी का मतलब आप किसका अध्ययन कर रहे हैं? यूरेटर का, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का, इनका अध्ययन आप कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? आप यूरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यूरिनरी जो ट्रैक है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? यूरोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल? इनमें से कौन सा टेम्परेचर जो है पॉसिबल नहीं है? तो यहां पर देखिए -178, -20, 4000 केल्विन, 5000 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखेंगे कि जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, जो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, पॉसिबल टेम्परेचर वो क्या है आपका? वो है आपका 0 केल्विन। वो क्या है आपका? 0 केल्विन, जिसको आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं। किसको? 0 केल्विन को। या फिर इसी के डिग्री सेल्सियस के अंदर बात करें तो डिग्री सेल्सियस के अंदर बनेगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखेंगे ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। और मैक्सिमम की बात करें तो सूर्य के जो किरीट है उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो 6000 तक भी हो सकता है, 7000 तक भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे 5000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, 4000 केल्विन जो है वो हो सकता है आपका -178 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, लेकिन -20 केल्विन आपको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, ठीक है। -20 केल्विन, ये तो 0 से ही कम हो गया ना, मिनिमम तो ये है 0 और -20 तो 0 से ही कम हो गया, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1918, ठीक है, यानी कि 1918 फॉर डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा, यानी कि एनर्जी क्वांटा जो है उसका अध्ययन जो है वो किया था किस साइंटिस्ट ने, और उसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। एनर्जी क्वांटा, देखिए क्वांटम थ्योरी की जब बात आती है तो यहाँ पर बात आती है प्लैंक की। किसकी बात आती है?
प्लैंक की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैक्स कार्ल अर्नेस्ट और लेडविग प्लैंक, ठीक है, इन्होंने किया था क्वांटा के बारे में। इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया? क्वांटा के बारे में बताया। अब क्वांटा क्या होता है? क्वांटा होता है एनर्जी पैकेट्स, ठीक है, जिसको बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटोन नाम दिया था। किस नाम, क्या नाम दिया था? फोटोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स जो है, कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो सीधा सीधा आप लगा सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसका वर्कडन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्कडन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वर्कडन जो है उसका कंप्लीटली आप दोबारा से वर्कडन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि पुनः प्राप्त जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वर्कडन बाय इट इज कंप्लीटली रिकवरेबल, ठीक है, यानी कि दोबारा से उसको प्राप्त किया जा सकता है। डी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर पहले ही बता दिया था, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज जीरो, यानी कि क्लोज सरफेस के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है? आपका जीरो होता है। जितने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएंगी उसके अंदर उतनी बाहर निकल जाएंगी, तो क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जीरो आपका होता है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन, सॉरी सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट टू कंक्लूड दैट वैक्यूम ऑल ऑब्जेक्ट फॉल्स विद द सेम एक्सेलरेशन g एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, यानी कि कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने ऐसा कहा था कि कोई भी मास का जो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, जब नीचे गिरेगा वैक्यूम के अंदर, ठीक है, नीचे गिरेगा किसके अंदर? वैक्यूम के अंदर। एयर के अंदर तो एयर डेक्स आ जाता है, ठीक है, तो वो अलग कहानी वहां पर बन जाएगी। लेकिन वैक्यूम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी दो ऑब्जेक्ट को जिसके मास के अंदर डिफरेंस है, उनको अगर आप सेम हाइट से गिराएंगे तो वो सेम टाइम पर ग्राउंड पे पहुंचेंगे, ठीक है। ऐसा कहने वाले साइंटिस्ट थे, ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? गैलीलियो थे आपके, ठीक है। कौन थे? गैलीलियो। तो ध्यान रखेंगे गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था और ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक भी है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वैक्यूम के अंदर जो है अगर आप दो अलग अलग मासेस के ऑब्जेक्ट को किसी एच हाइट से नीचे जब डालेंगे ना तो सेम टाइम पे वो ग्राउंड पे पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन एयर के अंदर ऐसा कई बार नहीं होता, क्योंकि एयर ड्रैग आ जाता है, वहां पर क्या आ जाता है? एयर फ्रिक्शन वहां पर आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से क्या रखेंगे? याद रखेंगे। तो आज की क्लास के 25 क्वेश्चन जो है वो आपने कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से आपने कर लिए और अच्छे से आपको समझ भी आ गए हैं। अब कमेंट करके आप ये भी बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर।